हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 63 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट आईएएस 456 की जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने डिफरेंट क्लॉजेस आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो कवर करूंगा दैट इज बेसिकली दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हमारे फ्लैट स्लैब्स के हैं, उनकी हम प्रोपोर्शनिंग कैसे करते हैं फॉर द डिजाइन पर्पसेस। ठीक है, और जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली अवेलेबल है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को देखने से पहले आप आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने पार्ट 62 वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट आर द फ्लैट स्लैब्स, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर वो वीडियो देख लोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो सबसे पहले जो हमारा इस क्लॉज में जो हम एड्रेस करने वाले हैं जिस क्लॉज को, दैट इज 31.2 क्लॉज ऑफ आईएएस 456 2000, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे फ्लैट स्लैब्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं, हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, उनकी हम प्रोपोर्शनिंग कैसे करते हैं। मींस कि उनकी थिकनेस कितनी रहेगी, उन एलिमेंट्स की उनकी डेप्थ कितनी रहेंगी, हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपके लिमिटिंग डेप्थ बाय लिमिटिंग एल बाई डी रेशियोज क्या रहेंगे, व्हाट विल बी द डिजाइन assumptions with respect to various structural elements. So let's start. सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो बेसिकली फ्लैट स्लैब ही है, जिसमें उसका फ्लैट स्लैब का जो मेन एलिमेंट है दैट इज द थिकनेस। ठीक है, तो प्रोपोर्शनिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी फ्लैट स्लैब है उसकी हम थिकनेस कितनी रखते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स जो हमारे फ्लैट स्लैब की थिकनेस को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो पुराने वीडियोस में भी मैंने बेसिकली क्लॉज 23.1 जिस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल कि जो थिकनेस के लिए जो गवर्निंग फैक्टर है दैट इज बेसिकली दी डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया इन दी स्लैब्स। तो हम यहां पर अगर हम लिख दें, समराइज कर दें कि जो गवर्निंग फैक्टर है दैट इज डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया। ठीक है, विच आई एक्सप्लेन इन क्लॉज 23.2 एंड 23.1। तो जिस वीडियो में आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आई वुड सजेस्ट कि वहां पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया कैसे हमारी स्लैब्स की थिकनेस को गवर्न कर रहा है। तो फ्लैट स्लैब के केस में हमारा जो जनरल रिक्वायरमेंट है टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन, उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज एल बाई डी रेशियो। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। बिकॉज ये हमारे जो फ्लैट स्लैब्स हैं ये आपको पता है कि दीज आर टू वे स्लैब्स। ठीक है, विच आर स्पैनिंग इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हमारे स्पैन कर रहे हैं। तो जो टू वे स्लैब्स हैं वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन है वो हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, टेस्ट परफॉर्म्स ऑन द एक्चुअल फ्लैट स्लैब्स, हम इंपेरिकली सर्टेन हमने रूल्स एस्टेब्लिश किए जिसके बेसिस पे हम इनडायरेक्ट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंपेरिकल रूल्स। तो वो इंपेरिकल रूल्स हम यहां पर इनलिस्ट कर देंगे कि कौन कौन से इंपेरिकल रूल्स हैं जो कि बेसिकली हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं फ्लैट स्लैब्स में। तो वो इंपेरिकल रूल्स में सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज एल बाई डी रेशियो, जो हमने 23.2 और 23.1 क्लॉज में पढ़ा था, विद सर्टेन डिफरेंसेस बिकॉज हम फ्लैट स्लैब्स की बात कर रहे हैं। वहां हमने सॉलिड स्लैब्स की बात की थी, अभी हमने क्या बात की थी वो भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज बेसिकली द शियर क्राइटेरिया। शियर में भी हमारा जो पंचिंग शियर है, बिकॉज यहां पर टू वे डायरेक्शन में शियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो पंचिंग शियर विल बी दी क्राइटेरिया। कहां पर क्राइटेरिया होगा,
जब हम फ्लैट प्लेट्स की बात करेंगे। फ्लैट प्लेट्स हमारे वो एलिमेंट्स हो गए वो जहां पर हमारा जो स्लैब्स हैं दे आर नॉट हैविंग बीम्स, विदाउट बीम्स एंड ड्रॉप्स पैनल। जहां पर हमारे बीम और ड्रॉप पैनल्स नहीं है, तो जो बेसिक डिजाइन है फ्लैट स्लैब की दैट इज फ्लैट प्लेट्स, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो जो फ्लैट प्लेट्स है वहां पर पंचिंग शेयर भी हमारा एक गवर्निंग फैक्टर हो जाता है फ्लैट स्लैब की थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम डिटेलिंग पे चलते हैं कि जो L/D रेशियो है जो हमें फ्लैट स्लैब के केस में लेना है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए गए जो हमारे सॉलिड स्लैब्स में हमने पढ़ा था। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है कि जो L/D रेशियो है, ठीक है, L/D रेशियो में ये हमारा क्लॉज 23.2 के नोट्स में लिखा हुआ है, 23.2 या 24 क्लॉज के नोट्स में लिखा हुआ है कि फॉर स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन, यानी टू वे स्लैब्स, उसमें हम जब L/D रेशियो कैलकुलेट करेंगे स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज, वहां पर जो शॉर्टर स्पैन होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग दिस L/D रेशियो। लेकिन फ्लैट स्लैब के केस में, फॉर फ्लैट स्लैब्स, जब आप L/D रेशियो कैलकुलेट करोगे तो यहां पे जो L वैल्यू है यहां पर ये लॉन्गर स्पैन के करस्पॉन्डिंग आप L/D रेशियो कैलकुलेट करते हो। ठीक है, बिकॉज यहां पर जो स्लैब्स थे वो हमारे वो स्लैब्स थे जहां पर स्लैब हमारे बीम्स पर रेस्ट कर रहे थे, डायरेक्टली कॉलम्स पर रेस्ट नहीं कर रहे थे। फ्लैट स्लैब के केस में दे आर डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन दी कॉलम्स, वहां पर स्लैब्स हमारे बीम पर रेस्ट कर रहे थे विच वर स्टिफनिंग एक्शन, तो वहां पे जो बिहेवियर था वो अलग था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। डिजाइन पर्पस के लिए हम लॉन्गर स्पैन यूज करेंगे L/D रेशियो जब एस्टेब्लिश करेंगे। और एक वैल्यू और हमारी दी हुई थी कि जो टू वे स्लैब्स हैं जहां पर जो शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, शॉर्टर स्पैन अगर हम ये मान लें कि दिस वाज दी टू वे स्लैब्स जो कि हमारा बीम पे सपोर्टेड था, उसमें LX हमारा स्पैन था और LY स्पैन था, इसमें हमने अज्यूम कर लिया था कि LX जो है अगर लेस देन LY है, तो जो LX अगर हमारा लेस देन 3.5 मीटर है तो हमारा जो स्पैन डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेप्थ रेशियोज हैं वो हमारे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए लेस देन 35 होंगे और कॉन्टिन्यूअस स्लैब में लेस देन आर इक्वल टू 40 होंगे। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन लिमिट्स हमारी सेटिस्फाई कर रहे थे फॉर लोडिंग अप टू 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हाई स्ट्रेंथ बार्स के लिए हम 0.8 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो L/D रेशियो की मान लेते हैं, कोई बेसिक वैल्यू हमारी हो गई, दिस शुड बी लेस देन certain basic value, it should be multiplied by some modification factor KT multiplied by एक अल्फा फैक्टर हम assume कर लेते हैं जो कि हम फर्दर अभी बात करेंगे। तो जो यहां पर KT फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग टू टेंशन रेनफोर्समेंट। जो हम स्लैब्स में टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक हम मॉडिफिकेशन फैक्टर लेते हैं जो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे कि हमारा एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कितना है और उस रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेसेस हैं स्टील में वो कितनी है, किस मैग्नीट्यूड की है, उसके लिए हमने एक ग्राफ देखा था। तो यहां पर भी एक KT फैक्टर यूज होगा, लेकिन यहां पे जो एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील बिकॉज यहां पर पैनल पे लेंगे। अगर हम ये फ्लैट स्लैब देखें तो मैंने बताया था आपको कि इन इंटीरियर पैनल में अगर बात करें तो जो मैंने आपको रेड में दिखाया सेंटर टू सेंटर ऑफ दिस कॉलम इस पैनल, तो यहां पर जो पोर्शन है पैनल का वो दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉलम स्ट्रिप। यहां पर बिकॉज जो बिहेवियर है कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह है, यहां पर ये इट इज नॉट बिहेविंग इन द सेम वे जो कॉलम स्ट्रिप में जो पोर्शन आ रहा है स्लैब का पैनल का, तो यहां पे स्टील अलग होगा, यहां पे हमारा स्टील
अलग होगा, इन दोनों का स्टील सब सेम हो सकता है, बीच वाले पोर्शन का जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो अलग होगा। तो जब आप मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करोगे, तो एरिया ऑफ स्टील जब कैलकुलेट करोगे तो इनका एवरेज लोगे आप, ठीक है। अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो एवरेज रेनफोर्समेंट विल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये दूसरी डिफरेंस है जो हमारा वहां पर कंसीडर नहीं हो रहा था। तो यहां पे एवरेज रेनफोर्समेंट हैज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टील अक्रॉस द होल विड्थ ऑफ पैनल शुड बी कंसीडर्ड। अब एक दूसरा पैरामीटर यहां पर और आ जाता है, जब L by D रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक अल्फा फैक्टर आएगा अगर हमने ड्रॉप पैनल्स यूज किया, ठीक है। अगर हमने ड्रॉप पैनल्स यूज किया या नहीं यूज किया, अगर हमने नहीं यूज किया फ्लैट स्लैब में तो होगा क्या, हमारी जो शेयर कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब शेयर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा जो डिफ्लेक्शन वैल्यूज हैं वो हमारी कम परमिटेड होंगी, ठीक है। जब कम परमिटेड होंगी तो हमें L by D रेशियो को रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज L by D रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन परमिटेड। तो अगर हमारा ड्रॉप पैनल्स आप प्रोवाइड नहीं कर रहे होगे तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन आपको कम रखना पड़ेगा, और एक सर्टेन मॉडिफिकेशन फैक्टर को और आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट फैक्टर इज टेकन एज 0.9। तो हमने 10% और रिड्यूस कर दिया, तो 10% रिडक्शन इन L by D रेशियो, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस हो गया। When drop panels conforming to clause are not provided around the column supports in flat slabs, the calculated L by D ratio should be further reduced by factor 0.9। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है जो कोड ये कहता है कि जो मिनिमम थिकनेस है स्लैब की, फ्लैट स्लैब की, अगर हम मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब मान लें कि डेप्थ ऑफ स्लैब इज ds, तो डेप्थ ऑफ फ्लैट स्लैब शुड बी 125 mm, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग, ध्यान रखना है, दिस इज एक्सक्लूडिंग थिकनेस ऑफ ड्रॉप पैनल्स या कॉलम हेड्स, उनकी थिकनेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो प्लेन स्लैब की थिकनेस है, आप अगर फ्लैट प्लेट प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम थिकनेस आपको 125 mm रखनी है। तो आप बेस्ड ऑन दिस डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया कैलकुलेट करोगे कि कितनी डेप्थ रिक्वायरमेंट है। उस डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट अगर 125 mm से कम आती है तो मिनिमम थिकनेस आपको 125 mm लेनी ही है, अदरवाइज जो हमारी डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया से आ रही निकल के वो लेंगे। अदरवाइज अगर आपने ड्रॉप पैनल्स प्रोवाइड किए हुए हैं अपने सिस्टम पे, अपने फ्लैट स्लैब में, तो वहां पे पंचिंग शेयर वाला जो क्राइटेरिया है वो अप्लीकेबल होगा। तो वहां से भी आपका पंचिंग शेयर रिक्वायरमेंट की बेसिस पे जो डेप्थ आएगी, जो ग्रेटर डेप्थ होगी वो आपको लेना है। तो एक तो ये हो गया क्राइटेरिया, दूसरा आपका हो गया मैंने जो आपको बताया पंचिंग शेयर रिक्वायरमेंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको डेप्थ निकल के आएगी, यहां से आप मान लो अगर आपकी DS1 आती है, यहां पर आपकी DS2 आती है, ठीक है। तो यहां पे आपको जो कंसीडर करना है, डेप्थ जो प्रोवाइड करना है, एक्चुअल प्रोवाइड करना है, दैट शुड बी ग्रेटर देन DS1, DS2 या 125 mm। इन तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आप एक्चुअल फ्लैट स्लैब में प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो आपके दो डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हो गई, L by D रेशियो एंड पंचिंग शेयर, विच इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू डिफ्लेक्शन लिमिट्स, ठीक है। एंड दिस इज 125 mm इज बेस्ड ऑन दिस L by D रेशियो के बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स परफॉर्म किए, जिसके हिसाब से 125 mm आपको मिनिमम थिकनेस रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो ये जो पंचिंग शेयर रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको बताया, जहां पर आप ड्रॉप पैनल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो फ्लैट प्लेट्स के में, और दूसरा एक्सटीरियर कॉलम वाला जो पोर्शन है वहां पे बिकॉज एक्सेसिव शेयर स्ट्रेसेस होंगी, तो उन जगह पे आपको ये रिक्वायरमेंट चेक करनी है जब आप फ्लैट स्लैब का प्रोविजन कर रहे हो, ठीक है। तो कोड में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको यहां पर जो लिखी हुई है उन्हीं को ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे, दैट इज बेसिकली
नोन एज ड्रॉप। ठीक है, जैसा कि आप एक स्लैब देख पा रहे हैं, एक्चुअल फ्लैट स्लैब है जिसमें आपने, दिस इज द सर्कुलर कॉलम, ठीक है, और आपका जो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज बेसिकली दी बिलो द फ्लैट स्लैब। ये हमारा बेसिकली स्लैब है, इस स्लैब के साथ ये हमारा मोनोलिथिक एक पार्ट है, कंपोनेंट है, विच इज कॉल्ड ड्रॉप। ठीक है, तो ये वाला जो आपको एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज ड्रॉप। तो आप ड्रॉप को स्ट्रक्चरली कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज बेसिकली दी वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट फ्लैट स्लैब का विच इज फॉर्म्ड, इसको अगर हम ऐसे लिखें, विच इज फॉर्म्ड बाय लोकल थिकनिंग, लोकलाइज्ड थिकनिंग। लोकलाइज्ड थिकनिंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज स्पेशली डन नियर दी कॉलम सपोर्ट, जहां पे कॉलम आपका सपोर्ट हो रहा है वहीं पर जो स्लैब की, फ्लैट स्लैब की थिकनेस है वो आप बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, बाय लोकल थिकनिंग ऑफ स्लैब in neighborhood of supporting columns। ठीक है, these are the supporting columns, ये हमारे जो आपको दिख रहे हैं, these are supporting columns। तो इन supporting columns के पेरिफेरी के बाहर आपने लोकल थिकनिंग कर दी फ्लैट स्लैब की। ठीक है, दिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज कॉल्ड ड्रॉप। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि जो ड्रॉप्स होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कॉलम, चाहे रेक्टेंगुलर कॉलम है या सर्कुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है, आपको रेक्टेंगुलर ड्रॉप ही प्रोवाइड करना है। इसका रीजन ये है कि जो शियर स्ट्रेसेस हैं वहां पर पंचिंग शियर स्ट्रेसेस हो रही हैं। ठीक है, तो उस चीज को कंसीडर करते हुए आपको रेक्टेंगुलर ड्रॉप ही देना है। तो ड्रॉप पैनल्स को ही हम सिंपली ड्रॉप भी बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ड्रॉप पैनल इज बेसिकली अ ड्रॉप। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरह समझो कि जब आपने थिकनेस बढ़ा दी यहां पे, तो आपको पता है कि जो शियर स्ट्रेसेस हैं, एक्चुअल शियर स्ट्रेसेस, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द शियर फोर्सेस एंड द एरिया ऑफ शियर, बेसिकली विच इज द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट स्लैब। तो अगर यहां पे क्रॉस सेक्शन देखोगे आप, तो आपने जब लोकल थिकनिंग कर दी तो यहां पर ये थिकनेस आपकी इंप्रूव हो गई, जिसकी थिकनेस आपने टीडी मानी थी। और अगर आप इसकी जो स्लैब की थिकनेस है वो टीएस मान लेते हैं, तो अब यहां पर जो टोटल थिकनेस अवेलेबल हो गई परपेंडिकुलर टू दिस, ये वाला जो सेक्शन है डी, वो आपका हो गया टीएस प्लस टीडी। ठीक है, तो यहां पर पहले यहां पर क्या था, आपका सिर्फ टीएस था। तो जो हमारी एक्चुअल शियर स्ट्रेसेस आई, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ शियर फोर्सेस जहां पे कैरी कर रही। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये शियर फोर्सेस जो लोडिंग की वजह से आ रही हैं, वो शियर फोर्सेस आपने वी कैलकुलेट किया, और एरिया जो आया वो ये वाला एरिया आया जो मैंने आपको भी रेड करके दिखाया हुआ है। तो ये एरिया क्या होगा, ये विड्थ बी मल्टीप्लाइड बाई ये डेप्थ, तो दैट इज 1 अपॉन बी इंटू डी। बी अगर हम अज्यूम कर लें कि इट इज कांस्टेंट, तो जो डी है यहां पर ये बढ़ जा रही है। ठीक है, पहले टाउ ए वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी एस, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी एस प्लस टी डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये पैनल के साथ, ड्रॉप पैनल के साथ एपी मान लिया, तो जो टाउ एपी होगा वो आपका टाउ ए से कम हो जाएगा। तो जो कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेसेस हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, यानी जो शियर स्ट्रेसेस हैं, तो बेसिकली ड्रॉप पैनल का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दे आर रिड्यूसिंग दी शियर स्ट्रेसेस, जो कि बेसिक प्रॉब्लम है फ्लैट स्लैब में नियर दी सपोर्ट कॉलम्स। जो कॉलम के सपोर्ट के अगल बगल का जो एरिया, एडजेसेंट एरिया, वहां पे जो शियर स्ट्रेसेस आ रही है उनको नियर दी सपोर्ट कॉलम उसको रिड्यूस कर दे रही है। दूसरा कि अगर आप कुछ इस तरह देखो कि यहां पर कॉलम के पास जो निगेटिव मोमेंट्स आ रहे हैं, निगेटिव मोमेंट्स नियर दी कॉलम सपोर्ट्स, यहां पे जो उनका मैग्नीट्यूड होगा
उसको भी ये रिड्यूस करेंगे। निगेटिव मोमेंट एट कॉलम सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा, विच इज बेसिकली द रीजन ऑफ हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट। तो जो स्टील रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज जो मोमेंट जितना ज्यादा होगा स्टील रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी, तो जो स्टील रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी नियर दी सपोर्ट कॉलम्स। ठीक है, बिकॉज इनडायरेक्टली इस लोकल थिकनिंग की वजह से जो हमारा एक्शन है वो स्टिफनिंग एक्शन है नियर द कॉलम सपोर्ट, वो स्टिफन कर दे रहे हैं कॉलम सपोर्ट्स के आसपास वाले एरिया को, जिसकी वजह से आपकी शियर स्ट्रेसेस रिड्यूस हो गई, निगेटिव मोमेंट रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से स्टील रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई और हमारा इकोनॉमिक सेक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, तो कोड ने ये कहा कि आपको रेक्टेंगुलर प्लान वाला ड्रॉप पैनल देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कॉलम, सपोर्टिंग कॉलम यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी रखनी है उस पर बात कर लेते हैं। डायमेंशंस के लिए आपके लिए जो कोड है वो दो केसेस प्रोवाइड करता है। केस वन ये है, केस वन है इंटीरियर पैनल के लिए और केस टू है आपका एक्सटीरियर पैनल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैट स्लैब, एक ही फ्लैट स्लैब के केस में जो ड्रॉप या ड्रॉप पैनल की थिकनेसेस होंगी वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका टेक्निकली जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह ड्रॉ करोगे, उसका जो बिहेवियर है अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग, फ्लेक्चरल बिहेवियर है, वो जब आप स्टडी करोगे तो विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इंटीरियर पैनल का बिहेवियर और एक्सटीरियर पैनल का बिहेवियर अलग अलग है। तो अगर हम इंटीरियर पैनल ले लेते हैं, ये वाला हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो अंदर वाला पैनल है, ये वाला जो एरो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में अभी फ्लैट स्लैब कॉन्टिन्यूड है। तो हमने कॉर्नर वाला पोर्शन ले लिया फ्लैट स्लैब का, जिसमें ये वाला एक हमारा इंटीरियर पैनल है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लाइंस हमने कॉलम की जोड़ दी, सेंटर टू सेंटर। दूसरा एक हमने एक्सटीरियर कॉलम ले लिया, ये वाला। अगर हम कलर दूसरा यूज कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये एक हमारा दूसरा पोर्शन हो गया एक्सटीरियर कॉलम, एक्सटीरियर पैनल हो गया। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ऑफ कॉलम हमने जोड़ दिया। तो अगर अब हम देखें इस वाले पैनल में, तो ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो आपको बाहर वाला पेरिफेरी दिखा रहा है, ये हमने प्लान देखा, तो ये जो प्लान में ये वाला डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, ये ड्रॉप पैनल, रेक्टेंगुलर ड्रॉप पैनल का पोर्शन है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन में हमारा LX है, X डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में हमारा Y डायरेक्शन है। तो यहां पर हमने एज्यूम कि हमारे दोनों डायमेंशंस अलग हैं, दोनों तरफ कॉलम सपोर्ट के दोनों तरफ हमारा X और Y डायरेक्शन में डायमेंशंस अलग अलग हैं पैनल की। तो ये LX1 LX2 हो गया, ये LX1 हो गया, Y डायरेक्शन में LY1 हो गया और ये LY2 हो गया। ठीक है, ये पैनल की डायमेंशन आ गई। तो इस पैनल की डायमेंशन अगर आप देखोगे तो LX2 इंटू LY2। ठीक है, और इस वाले पैनल की जो डायमेंशन है वो हो गई LX1 इंटू LY1। ठीक है, तो जो हमारा इंटीरियर पैनल है, इंटीरियर पैनल के केस में जो ड्रॉप पैनल की डायमेंशंस हैं वो ये कहती हैं कि X डायरेक्शन में, अगर हम बात करें X डायरेक्शन में जो पैनल की, जो ड्रॉप पैनल की विड्थ होगी वो आपकी कितनी होगी, X2 प्लस X1। ठीक है, X1 प्लस X2 होगी। तो कोड ये कहता है कि जो X1 और X2 की वैल्यूज हैं वो आपको मिनिमम LX1 डायरेक्शन में, X1 जब डायरेक्शन देखेंगे आप तो X डायरेक्शन में जो पैनल है उसकी जो विड्थ है LX1 उससे 1/6 आपकी बड़ी होनी चाहिए। कोड कहता है कि ये टोटल वैल्यू जो है ये उस डायरेक्शन में 1/3 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर हमारी सेम होती, यानी X2 भी हमारा क्या होगा, LX2/6 से बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू LX1/6 प्लस LX2/6। तो बट कोड ये कह रहा है कि अगर ये
कोड ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है कि ये दोनों अगर सेम है, Lx1 इज इक्वल टू Lx2, तो हमारा इट विल बी ग्रेटर देन Lx अपॉन 3। तो x डायरेक्शन में जो हमारा स्पैन है पैनल का, ठीक है, उसका 1/3 से ज्यादा होनी चाहिए मिनिमम विड्थ, ठीक है। और y डायरेक्शन में सिमिलरली क्या होना चाहिए, y डायरेक्शन में अगर हम बात करें, y डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू Lx2 Ly1 अपॉन 6 प्लस Ly/2 बाई 6। सिमिलरली Ly/3 हो जाएगा अगर हमारा दोनों Ly1 और Ly2 बराबर है। तो एक डायमेंशन हमारी ये हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई। तो मिनिमम विड्थ हमारी उस डायरेक्शन में 1/3 से ज्यादा होना चाहिए अगर दोनों स्पैन हमारे सेम है। लेकिन अगर उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह देखें कि एक्चुअल में हमारे ये दोनों अलग अलग होंगे, तो वो 1/6 ऐड होंगे दोनों डायरेक्शन में। सिमिलरली कोड ये कहता है कि जो हमारा एडजेसेंट एक्सटीरियर कॉलम्स हैं, सॉरी एडजेसेंट नहीं, एक्सटीरियर कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा पैनल बन रहा है, उस डायरेक्शन में अगर हम अपनी ड्रॉप पैनल की विड्थ कैलकुलेट करें, तो कोड ये कहता है कि ये वाला डायमेंशन जो है एक्स डायरेक्शन में सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम, सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो उस डायरेक्शन में जो हमारा स्पैन है और उस डायरेक्शन में जो पैनल की विड्थ थी उसका हाफ हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मतलब मिनिमम विड्थ उतनी होनी चाहिए। तो एक्सटीरियर पैनल में अगर हम ड्रॉप पैनल की विड्थ ले लें, DW मान लें, तो इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाफ ऑफ, जो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे, ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे, तो एक्स डायरेक्शन में जो पैनल की ड्रॉप पैनल की विड्थ थी उसका हम हाफ लेंगे। तो क्या विड्थ थी हमारी, x1 प्लस x2 थी, तो x1 प्लस x2 का हाफ फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ कॉलम, ठीक है। तो सेंटर लाइन ऑफ कॉलम हमारा ये है। इसी तरह दूसरे डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में देखेंगे तो सेंटर लाइन ऑफ कॉलम ये आया, तो यहां से ये वाली दूरी जो है ये आपकी y डायरेक्शन होगी। y डायरेक्शन में भी जो y डायरेक्शन के अलोंग हमारा ड्रॉप पैनल की विड्थ है, यानी DWY उससे हाफ से बड़ी होनी चाहिए। इसको हम फुल वाला मान लेते हैं, जो इंटीरियर वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ y1 प्लस y2/2। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखना है यहां पर आपकी जो पैनल की विड्थ हो गई वो ये हो गई। सिमिलरली ये वाली जो विड्थ है ये y1 प्लस y2/2 हो गई, बिकॉज इस डायरेक्शन में हमारी जो इंटीरियर पैनल में जो ड्रॉप पैनल था उसकी डायमेंशन y1 प्लस y2 थी। इसी तरह यहां पे इस डायरेक्शन में आपकी विड्थ x1 प्लस x2 ही रहेगी, लेकिन जो एज वाला कॉलम है, जो एक्सटीरियर कॉलम है, ठीक है, यहां पर सेम अगर हम रीड आउट कर लें कि इट शुड हैव अ लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन। फॉर एक्सटीरियर पैनल द विड्थ ऑफ ड्रॉप्स एट राइट एंगल टू नॉन कॉन्टिन्यूअस एज, ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूअस एज की बात कर रहा है, and measured from the center line of the column shall be equal to 1/2 the width of drop for interior panels, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली दिस वाज द डिसकॉन्टिन्यूअस एज, ठीक है। तो इस डिसकॉन्टिन्यूअस एज का जो कॉलम है उसकी सेंटर लाइन से जो दूरी है वो इंटीरियर पैनल की जो उस डायरेक्शन में विड्थ थी उसके हाफ से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज दी कोडल प्रोविजंस जो कि आपको डिजाइन, अपने डिजाइन जब आप करोगे ड्रॉप पैनल्स की, वहां पर आपको ये कंसीडर करना है, ठीक है। अब ड्रॉप पैनल्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमने विड्थ की बात कर ली, दूसरा पैरामीटर जो है वो डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल है, कि आपको ड्रॉप पैनल की डेप्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल में पहली जो रिक्वायरमेंट है वो IS 456 साइलेंट है। इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल, लेकिन जो हमारा SP24 है, इंडियन गाइडलाइंस है SP24, वो ये कहता है
कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए फ्लैट स्लैब में, उसमें जो बिहेवियर है उसका एनालिसिस करते हुए ये देखा गया कि जो मिनिमम थिकनेस ऑफ ड्रॉप है इट शुड बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। ठीक है, तो अगर हमने ये माना कि ये हमारी थिकनेस थी ds, तो इसके 1/4 से ज्यादा आपको ड्रॉप पैनल की डेप्थ लेनी है। तो ठीक है, तो ये वाली जो थिकनेस आपने मानी ये आपकी TD हो गई। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल शुड बी ग्रेटर देन ds/4 आर प्रेफरेबली। ठीक है, और प्रेफरेबली हमें कोशिश करनी है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 100 mm। एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो इस रिक्वायरमेंट से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका TD = ds/4 हो गया। तो आपकी जो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जहां पे आपने ड्रॉप पैनल प्रोवाइड किया है वहां पे जो थिकनेस हो गई टोटल फ्लैट स्लैब की अराउंड द सपोर्टिंग कॉलम, इट इज 1.25 टाइम्स दी ds। तो अगर हम कोडल प्रोविजन से देखें कि हमारी जो ds की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो थी 125 mm, तो आपकी जो TD की रिक्वायरमेंट हो गई वो हो गई 1/4 यानी 1.25। तो आपकी पूरी जो डेप्थ हो गई फ्लैट स्लैब की इंक्लूडिंग द पैनल, मिनिमम वो कितनी हो रही है 125 प्लस 31.25, तो ये हो गई 156.25 मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन हम प्रेफरेबली जो ड्रॉप पैनल की डेप्थ है वो 100 mm प्रोवाइड करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो कोड हमारा साइलेंट है डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल के लिए, लेकिन जब हम फर्दर नेक्स्ट क्लॉजेस में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जब हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट कॉलम सपोर्ट के पास कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल, इसको TD हम बोल रहे हैं यहां पे, इफेक्टिव डेप्थ ले लेते हैं उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल है दैट शुड बी लेस देन TS यानी थिकनेस ऑफ स्लैब प्लस 1/4 ऑफ एज टू एज डिस्टेंस बिटवीन दी ऑफ कॉलम एंड ड्रॉप पैनल। इसका मतलब ये हुआ ये कॉलम है की एज हो गई और ये ड्रॉप पैनल की एज हो गई, तो जो ये दूरी है इससे गवर्न हो रही कि जो मैक्सिमम इफेक्टिव TD है इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू TS यानी DS हो गया प्लस 1/4 ऑफ दिस, अगर इसको हम x मान लें। ठीक है, तो ये हमारा जब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो TD इज बेसिकली ये वाली थिकनेस, इसकी गहराई हो गई पैनल की। ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन में इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वेयर TS इज बेसिकली दी जो DS हमने अज्यूम किया है, जो कि मिनिमम हमारा 125 mm आप बोल रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द ओनली लिमिटेशन जो हमारा ड्रॉप पैनल की डेप्थ में IS 456 ने लगाया है। एक और टर्म यूज होता है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट में विच इज नोन एज shear caps या shear capital। ये वर्ड हमारा IS 456 इस कॉन्टेक्स्ट में साइलेंट है। बेसिकली ये हमारा ये वाला एलिमेंट है, इसमें क्या है कि यहां पर जो ड्रॉप पैनल है ये हमारा एक साथ कास्टिंग कर दे रहे हैं हम फ्लैट स्लैब पे, बेसिकली कंक्रीटिंग और एनफोर्स मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। बट यहां पे क्या है, ये हमारा एक एडिशनल ड्रॉप पैनल जहां पे हमने प्रोवाइड नहीं किया, वो हमारे बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं जो कि एक तरीके से शेयर कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो लोकली इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे स्लैब की थिकनेस। ठीक है, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो जनरली जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्रोजेक्शन से यानी उसकी डेप्थ से ज्यादा होगा, और दूसरा है कि जो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन यानी उसकी डेप्थ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 to 1 टाइम्स दी स्लैब थिकनेस। ठीक है, तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जनरली हम शेयर कैप्स उस डिस्टेंस तक प्रोवाइड कर ले जाते हैं जहां पर हमारी जो शेयर कैपेसिटी है क्रिटिकल पैरामीटर पे वो अप्लाइड शेयर से ज्यादा है। ठीक है,
तो ये एक ये वर्ड था बेसिकली, इट इज सिमिलर टू ड्रॉप पैनल्स बट लिटिल बिट डिफरेंट, कि ये हमारे एडिशनली हमने लोकल इंक्रीज कर दिया, बट जो ड्रॉप पैनल की जो स्पेसिफिकेशन है, डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स है, उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे जो L/6 मैंने आपको बताया था ना, कि अगर दोनों डायरेक्शन में हमारा एक्स और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों में सेम हमारा पैनल की डायमेंशन, तो वो L हो गई। तो L/6 और L/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये पैनल की विड्थ। तो टोटल डेप्थ जो बनती है एक्स डायरेक्शन में वो L/3 से विड्थ ज्यादा नहीं होगी, शुड बी ग्रेटर देन दिस विड्थ। इसको विड्थ बोल लेते हैं, ठीक है, विड्थ ऑफ द ड्रॉप पैनल। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है फ्लैट स्लैब का, दैट इज बेसिकली कॉलम हेड, जिसको हम लोग कॉलम कैपिटल भी बोलते हैं। जैसा कि आप स्कीमेटिक डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज द रियल फोटोज ऑफ फ्लैट स्लैब, जिसमें ये वाला जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर कॉलम आप देख पा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं आपने क्या किया, फ्लेयरिंग कर दिया कॉलम की, ठीक है। तो डिजाइन में हम जो कॉलम हेड है दैट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉलम ओनली, नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉलम हेड है दैट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉलम, बिकॉज हम यहां पर कॉलम से इसको फ्लेयर करते हुए ले जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कॉलम ओनली, ठीक है। दिस इज फॉर द डिजाइन पर्पस। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा ड्रॉप था। अब ड्रॉप जो है वो सपोर्टेड है कॉलम कैपिटल पे। तो लोड्स हमारे कैसे आ रहे हैं, हमारा फ्लैट स्लैब से लोड इस पर आ रहा है ड्रॉप पैनल पे, और ड्रॉप पैनल से हमारा कॉलम हेड पे लोड आ रहा है, फिर कॉलम हेड से कॉलम कैपिटल से फिर हमारा लोड कॉलम पर जा रहा है, एंड देन फर्दर इट इज ट्रांसफरिंग टू द ग्राउंड, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो लोड इज कमिंग फ्रॉम दिस ड्रॉप पैनल, देन ड्रॉप पैनल टू कॉलम हेड, एंड देन कॉलम हेड टू दिस ग्राउंड। दिस इज हाउ द लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो कॉलम हेड्स में आपने क्या किया, आपने एग्जिस्टिंग कॉलम के टॉप को एक्सटेंड किया, फ्लेयर किया, मतलब उसका जो टॉप प्लान था उसकी विड्थ को आपने बढ़ाया, ठीक है, ठीक है। ये आपने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर एक डायरेक्शन से देखेंगे तो आपने कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल फॉर द कॉलम हेड, ठीक है। तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो जिस टाइप की आप फॉर्मक या शटरिंग लगा के आप प्रोवाइड करना चाहते हो फ्लेयरिंग, तो वहां पर आप कॉलम हेड प्रोवाइड कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि फ्लेयर करने के बाद जो शेप आपको कॉलम के टॉप पे मिल रहा था वही आपके कॉलम हेड के टॉप पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो शेप आपको मिल रहा था वही आपको टॉप इस लेवल पे और इस लेवल पे जो प्लान है वो सेम है, बस वो प्रोजेक्टेड है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ध्यान रखने वाली। तो पर्पस क्या हुआ, इसका पर्पस ये हुआ इसको प्रोवाइड करने का, दैट इट इंप्रूव्स द कैपेसिटी ऑफ द स्लैब टू रेजिस्ट द पंचिंग शियर। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसको प्रोवाइड करके यू इंप्रूव द पंचिंग शियर रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लैट स्लैब। तो पंचिंग शियर रेजिस्टेंस इज इंप्रूव्ड फॉर द फ्लैट स्लैब। और जो आपने फ्लेयरिंग की, यहां पर जो फ्लेयरिंग आप कह सकते हो कि फ्लेयरिंग द टॉप ऑफ कॉलम, और जो हमारी ज्योमेट्री है, प्लान ज्योमेट्री है, वो आपने सेम रखी। प्लान ज्योमेट्री इज सेम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो पंचिंग शियर रेजिस्टेंस इंप्रूव हो गया, और साथ ही साथ आपकी रिड्यूसेस क्लियर स्पैन। ये आप जब डिजाइन वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां पर देख पाएंगे कि इसको प्रोवाइड करने से आपका जो क्लियर स्पैन है वो रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो अब डिजाइन पर्पस से इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कॉलम हेड्स को लेके ये आती है कि बिकॉज हम यहां पर कॉलम को फ्लेयर करके सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रॉप पैनल पे प्रोजेक्ट करके फ्लेयरिंग करके, तो डिजाइन कंसिडरेशन में हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि जो स्ट्रक्चरली यूजफुल पोर्शन होगा, जो एक्चुअल में हमारा जो शियर फोर्सेस हैं वो ड्रॉप पैनल से लेकर कॉलम में लेकर आ रहा है।
तो कितना पोर्शन स्ट्रक्चरली यूजफुल या स्ट्रक्चरल एफिशिएंटली मतलब यूज कर पाएगा, ठीक है, मतलब यूटिलाइज होगा, अनयूटिलाइज पोर्शन भी होगा सर्टेन बिकॉज ऑफ सर्टेन लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो कोड ये कहता है, कोड जो भी ये कह रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन दी एक्सटेंसिव टेस्ट्स, एक्सटेंसिव फेलियर टेस्ट हमने परफॉर्म किए फील्ड में, एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म किए और ये देखा कि जो हमारे फ्लैट स्लैब है उस पे जो फेलियर हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं कि दिस इज द कॉलम हेड और ये हमारा यहां पर कॉलम है सपोर्टिंग। तो जो हमारी शियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो जनरली देखा गया कि जो फेलियर है यहां पे देखिए फेल हो गया है कॉल। तो जो ये एंगल है बेसिकली, दिस इज बेसिकली एट 45 डिग्री। तो दिस इज बेसिकली द थ्योरेटिकल फेल्योर प्लेन, थ्योरेटिकल फेलियर प्लेन ऑफ फ्लैट स्लैब, ठीक है, नियर दी सपोर्टिंग कॉलम, जहां पर हम कॉलम हेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या विदाउट कॉलम हेड्स हमने डायरेक्ट ड्रॉप पैनल्स प्रोवाइड किया गया। तो ये देखा गया है कि फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द वर्टिकल सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम हमारा जो फेलियर प्लेन्स हैं वो हमारे थ्योरेटिकली क्रैक्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं 45 डिग्री पे ब्रिटल फेलियर में, ठीक है। तो ये 45 डिग्री अगर आप लोगे तो यहां पे तो टोटल एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो कोड ने बेस्ड ऑन दिस एक्सटेंसिव रिजल्ट्स ये एज्यूम किया कि हमारा जो लार्जेस्ट इन्वर्टेड पिरामिड होगा, ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन है, लार्जेस्ट पिरामिड जो हम फ्लैट स्लैब से प्रोजेक्ट कर निकलता हुआ कॉलम में की आउटलाइंस के अंदर फिट हो रहा होगा। तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा पिरामिड है, लार्जेस्ट इन्वर्टेड पिरामिड या लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, तो लार्जेस्ट इसमें हम लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड इसलिए है बिकॉज यहां पर हम इस टॉप ड्रॉप पैनल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं और ये हमारा कॉलम था, ठीक है, ये कॉलम था और ये हमने यहां पर ड्रॉप पैनल प्रोवाइड किया हुआ है और ड्रॉप पैनल से फिर हमने फ्लेयरिंग करके क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये कॉलम कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फेलियर प्लेन है बिकॉज वो 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा था, तो हमने ये कहा कि जो लार्जेस्ट इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है, या बिकॉज पिरामिड हमारा जो सर्कुलर कॉलम होगा वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आपने सर्कुलर फ्लेयरिंग की हुई है। तो लार्जेस्ट इन्वर्टेड पिरामिड या सर्कुलर कोन डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ कॉलम एंड शेप ऑफ जो आप फ्लेयरिंग कर रहे हो। तो सर्कुलर जो कोन है, लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, जिसका जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका दोनों 45 डिग्री मिला के 90 डिग्री होगा। तो जो ये एरिया होगा, ठीक है, तो अगर ये एरिया ऐसे देखें, यहां पे ये एरिया हो जाएगा, तो अगर इसको टॉप से देखेंगे तो ये एरिया आपका बनेगा। अगर सर्कुलर कॉलम मान लें तो ये लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, ठीक है, बेसिकली अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो वर्टेक्स एंगल जो बन रहा है यहां पर वो 90 डिग्री बन रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। और ये हमारा सेंटर लाइन ऑफ कॉलम है, तो ये वर्टेक्स एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए बिकॉज 45 डिग्री हमारा थ्योरेटिकल प्लेन है वर्टिकल लाइन से कोन के। तो इसके अंदर जितना भी कंक्रीट होगा, दिस कंक्रीट विल बी इफेक्टिव कंक्रीट जो एक्चुअल में शियर फोर्सेस हमारी कैरी कर रही होगी ड्रॉप पैनल से एंड इट विल बी ट्रांसफरिंग टू कॉलम, ठीक है। तो दीज आर शियर फोर्सेस जो हमारी इफेक्टिव कंक्रीट कैरिंग या ट्रांसफरिंग शियर फ्रॉम ड्रॉप पैनल टू कॉलम, ठीक है। तो कॉलम हेड का यही इफेक्टिव पोर्शन होगा। अगर हम इसको दूसरे कलर से दिखाएं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, ये पोर्शन हमारा डॉटेड, ये इनइफेक्टिव है। दिस विल बी एक्सक्लूडेड इन डिजाइन कैलकुलेशन,
ये पोर्शन हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है कि कैसे जो ट्रंकेटेड कोन है पिरामिड ये आपका बन रहा है। दिस इज बेसिकली द ट्रंकेटेड कोन, ट्रंकेटेड पिरामिड बेसिकली। अगर हमने आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम बनाया हुआ है तो हमारा जो शेप बनेगा कॉलम कैपिटल का, दैट विल बी पिरामिडल शेप। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कैपिटल साइज। ठीक है, दिस विल बी द इफेक्टिव कैपिटल साइज। यहां से लेके ये वाली जो डेप्थ होगी, दिस विल बी द इफेक्टिव कैपिटल साइज, जो कि हम डिजाइन में एज्यूम करेंगे, डिजाइन कैलकुलेशंस में यूज करेंगे, बिकॉज यही हमारी एक्चुअल में shear फोर्सेस कैरी कर रही है। ठीक है, तो ये ड्रॉप पैनल की डेप्थ मैंने आपको बताया इट इज ग्रेटर देन d/4 और मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज 125 mm। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सर्टेन कॉम्बिनेशंस दिखाए हुए हैं कि फेल्योर प्लेन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो इफेक्टिव कॉलम हेड होगा और हमारा क्रिटिकल सेक्शन शेयर के लिए हम क्या लेते हैं वो दिखाया हुआ है। तो वो स्लैब जहां पर आपका ड्रॉप नहीं है और कॉलम हेड भी नहीं है, तो हमारा सिंपल फेल्योर प्लेन जो बन रहा है, एक ये कोन बन रहा है। अगर हम सर्कुलर कॉलम मान लेते हैं तो दिस विल बी अ कोन जिस 90 डिग्री पे हमारा फेल होगा। तो इफेक्टिव जो कॉलम की विड्थ है वही हमारी इफेक्टिव कॉलम हेड इफेक्टिव साइज जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो हो जाएगी। और क्रिटिकल सेक्शन शेयर का हम फेस ऑफ कॉलम से d/2 पर लेंगे। ठीक है, d कैपिटल D जो है दिस इज बेसिकली द साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ द कॉलम। अगर हमने ड्रॉप पैनल प्रोवाइड किया है, कॉलम हेड हमारा प्रोवाइडेड है, मतलब ड्रॉप पैनल भी है और कॉलम हेड भी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ड्रॉप पैनल है और ये हमने फ्लेयर किया तो जो हमारा एंगल मान लीजिए 90 डिग्री एग्जैक्टली। दो केसेस ये हैं कि आपने जो इफेक्टिव कॉलम कैपिटल है तो यानी ये पूरा आपने इफेक्टिव ले लिया। ठीक है, अगर 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे आपने ड्रॉप ही नहीं बनाया, सीधे आपकी जो स्लैब है उसके साथ ही आपने कॉलम कैपिटल दिया हुआ है, कॉलम हेड दिया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका अनयूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो ये हम अपनी डिजाइन में नहीं लेंगे, केवल ये वाला जो लार्जेस्ट इन्वर्टेड पिरामिड या कोन है जो 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल बना रहा है, दिस एरिया विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉलम हेड का जो साइज है DE। दिस विल बी द इफेक्टिव साइज, DE विल बी द यूज्ड फॉर। और जो हमारी जो शेयर डिस्टेंस है जहां पे क्रिटिकल सेक्शन है वो हम फिर इस एज से लेंगे जो हमारी 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल की एज बन रही होगी, नॉट फ्रॉम दिस एज, यहां से लेंगे आप। ठीक है, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट हो गई। तो कोड में जो लैंग्वेज लिखी है वो पढ़ लेते हैं एक बार कि वेयर कॉलम हेड्स आर प्रोवाइडेड दैट पोर्शन ऑफ कॉलम हेड विच लाइज विद इन द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है आर पिरामिड दैट हैज अ वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री एंड कैन बी इंक्लूडेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लार्जेस्ट तो होना चाहिए लेकिन वो कॉलम और कॉलम हेड की आउटलाइंस में फिट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बाहर जा रहा है। इट शैल फिट विद इन द आउटलाइंस ऑफ द कॉलम एंड कॉलम हेड एंड शैल बी कंसीडर्ड फॉर द डिजाइन पर्पसेस। तो डिजाइन के लिए हम वो इफेक्टिव साइज यूज करेंगे। ठीक है, SP24 में एक बात और लिखी है जो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स, उसमें कहा एक क्लॉज है 6.4.7, वो कहता है कि जो कॉलम हेड का रेनफोर्समेंट है, ड्रॉप पैनल का रेनफोर्समेंट है, वो आप एक साथ जब कास्टिंग कर रहे हैं तभी एक साथ आपको कास्टिंग करनी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो प्रैक्टिकली आप, वो कहता है कि कॉलम हेड्स आप प्रैक्टिस में यूज नहीं करते, अल्टरनेटिवली ड्रॉप पैनल्स शेयर रेनफोर्समेंट के साथ आप यूज कर लेते हो। ठीक है, ये कुछ कॉलम हेड इफेक्ट की वजह से जो डिजाइन कंसिडरेशंस हैं वो ये कहती हैं कि जब आप एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो जो क्लियर स्पैन है वो क्या लेना है आपको, एज अ डिस्टेंस फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ द कॉलम या कॉलम कैपिटल्स। ठीक है, मतलब ये अगर आपके दो कॉलम्स हैं तो इन दोनों के फेस से फेस डिस्टेंस ln लेनी है, या अगर ये कॉलम कैपिटल इसमें है तो ये आपको ln लेनी है।
ठीक है, एक बात ये कह रहे हैं। और अगर हमारा इफेक्टिव कोण यहां पर कहीं आ रहा है तो हमारी ln ये लेनी है। तो उस केस में जो हाइट है कॉलम हेड की, हाइट ऑफ कॉलम हेड इज लिमिटेड एज पर IS 456 as 0.175 times L which comes to around L by 5.7। इससे आपको ये हाइट कम रखनी है, ठीक है। हाइट ऑफ कॉलम हेड हैज बीन लिमिटेड टू 0.175 टाइम्स दी L, ठीक है। जो हमारी ये हाइट हो गई, ठीक है, HC, और जो इसकी विड्थ हो गई वो जनरली हम लोग कोड में नहीं दिया हुआ है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्टर स्पैन है उसका 1/4 से लेके 1/5 तक हम प्रोवाइड करते हैं। दिस इज बेसिकली विड्थ ऑफ कॉलम हेड। ये जनरल प्रैक्टिस है, ठीक है। दीज आर नॉट दी फॉर डिजाइन पर्पस, दिस जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। बट HC की जो लिमिटेशन है फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हाइट है 5.7 L by 5.7 से ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। जो कॉलम हेड का फ्लेयर्ड एंड का स्टिफनिंग इफेक्ट है वो हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन हम लेते हैं D/2 दूरी पे फ्रॉम द कॉलम कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ओपनिंग जो है वो कॉलम हेड्स को एनक्रोच नहीं करनी चाहिए। दीज आर सर्टेन डिजाइन अप्रोचेस जो कि कॉलम हेड इफेक्ट की वजह से हम कंसीडर करते हैं, जो कि हम लोग फर्दर जब डिटेलिंग में डिजाइन मेथड्स पढ़ेंगे उस पर हम लोग कंसीडर करेंगे इन सारी चीजों को। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।